नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये यूनिट सेकंड का लास्ट वीडियो आपके लिए होगा। इस वीडियो के साथ ही 2 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी। ये जो आज का वीडियो है ये आपके पाठ्यक्रम के अनुसार टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग एंड ओआर स्टडी पर है, यानी नियोजन और संक्रिया विज्ञान अध्ययन की तकनीकें जो है टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च स्टडी। तो ये जो नियोजन करने की जो तकनीकें हैं संक्रिया विज्ञान से संबंधित, इन तकनीकों को अपन अध्ययन करेंगे जो कि प्लानिंग के रूप में, प्लानिंग के लिए यानी नियोजन के लिए काम में आती हैं, जिसको अपन डिसीजन मेकिंग के लिए भी इनका यूज होता है। बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं होती हैं, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं व्यावसायिक क्षेत्र के अंतर्गत, कई बार ऐसा होता है कि उन जो परियोजनाओं के लिए हमें कभी तो कुछ समंक अवेलेबल हो जाते हैं, कभी समंक अवेलेबल नहीं होते हैं, तो कभी अनिश्चितताओं की स्थिति में निर्णय लेने पड़ते हैं, तो कभी अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण और तर्कसंगत ढंग से निर्णय लेने पड़ते हैं। तो कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर बहुत गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, और इन जो तकनीकों का प्रयोग जो है वो हम संक्रिया विज्ञान तकनीकों के रूप में करते हैं। ये तकनीकें विशेष रूप से अनिश्चितताओं की स्थिति में निर्णय लेने के लिए बड़ी ही उपयोगी सिद्ध होती हैं। जैसे मान लीजिए एक हवाई जहाज की कंपनी है जो हवाई जहाज चलाती है और उसको संभावित यात्रियों के बारे में संख्या का अनुमान लगाना है और उसके हिसाब से उड़ानों की संख्या डिसाइड करनी है। तो ऐसी योजना बनाने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि उड़ानों की संख्या और संभावित लागत के बारे में अनुमान लगाने के लिए उसे गहन स्टडी करनी पड़ती है। तो जो उसके कस्टमर्स होते हैं उनके पीछे का ट्रेंड उसको देखना पड़ता है, उसकी प्रोबेबिलिटी विश्लेषण करना पड़ता है। तो कई प्रकार के डाटा एनालिसिस जब किए जाते हैं तो उसके लिए संक्रिया विज्ञान की टेक्निक्स का यूज किया जाता है। और जब ये टेक्निक्स का यूज करके कोई निर्णय लिया जाएगा तो डेफिनेटली वो निर्णय जो है वो अधिक फ्रूटफुल साबित होगा। तो इस प्रकार की जो निर्णय लेने के लिए जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत, जैसे हमने अभी अपना देखा कि भाई एक जहाजी कंपनी है और वो अपने ग्राहकों के लिए वो अगर कोई योजना बना रही है तो वो ऐसी स्थिति में प्रायिकता सिद्धांत का या अनुक्रमण प्रतिरूप का, कतार सिद्धांत का, प्रतिस्पर्धा प्रतिरूप का, इन ऐसी तकनीकों का वो प्रयोग करते हैं। तो ऐसी तकनीकों का जब प्रयोग करेंगे तो उनकी लागतें भी कम होंगी और उनके अनुमान अधिक सटीक और सत्य के नज़दीक होंगे। कई बार जैसे हम ये देख सकते हैं कि किसी युद्ध के क्षेत्र में दुश्मन को मात देने के लिए या व्यावसायिक जगत में प्रतिस्पर्धी को मात देने के लिए क्रीड़ा सिद्धांत जैसी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा बड़ी बड़ी परियोजनाएं होती हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं। जैसे अंतरिक्ष में कोई वायुयान भेजना है, अंतरिक्ष में कोई अपने कह सकते कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है, या इसके अलावा जो है चंद्रयान भेजना है। हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े डैम बनाने हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनानी हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी हैं, नहरें बनानी हैं। तो यानी बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें बहुत अधिक समय और धन खर्च होता है। ऐसी बड़ी परियोजनाओं के लिए पार्ट और सीपीएम जैसी संक्रिया विज्ञान की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है।
तो हम ये कह सकते हैं कि इन संक्रिया विज्ञान की टेक्निक्स का प्रयोग करके जो है वो व्यावहारिक रूप से जगत में बहुत सी जो कार्य हैं उनको सरलतापूर्वक अंजाम दिया जा सकता है। ये जो तकनीकें मुख्य रूप से हम इन तकनीकों के बारे में अब थोड़ा थोड़ा संक्षेप में इनका अध्ययन करेंगे। जैसे पहली इसने कहा कि प्रायिकता सिद्धांत है, ये तो एक्चुअल में थ्योरी है, सिद्धांत है, इसको तकनीक हो। ये तो वैसे तो ये गणित की एक टेक्निक होती है प्रायिकता सिद्धांत, प्रोबेबिलिटी, लेकिन ये इसका यूज जो है, इसका प्रयोग है वो सब क्षेत्रों में किया जाता है ऑलमोस्ट। बिजनेस के अंदर, बिजनेस इंडस्ट्रीज के एरिया में भी इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग खेल के मैदानों में भी होता है। जैसे अपने कहा कि एक सिक्का उछाला, चिताएगा, पटाएगा तो बराबर प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर जहाजी कंपनी भी जब अपने पीछे के डाटा और जो है उनका विश्लेषण करने के आधार पर ग्राहकों की ट्रेंड और प्रवृत्ति का पता लगा लेती है। तो ये जो प्रायिकता सिद्धांत होता है वो एक्चुअल में बात ऐसी है कि ये संक्रिया विज्ञान के लिए आधार का काम करता है, एक बेस का काम करता है, क्योंकि बहुत से जो विश्लेषण हैं वो प्रायिकता के ऊपर बेस्ड होते हैं। और इसलिए ये हम कह सकते हैं कि संक्रिया विज्ञान की जो समस्त टेक्निक्स हैं उसके लिए आधार प्रदान करता है प्रायिकता सिद्धांत। इसके बाद में कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स भी होती हैं, गणितीय प्रविधियाँ भी होती हैं। तो इन प्रविधियों को जो है अंतर्गत मुख्य रूप से जैसे डिफरेंशिएशन होती है, इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लैग्रेंज जो के गुणक हैं, मैट्रिक्स हैं, इनका प्रयोग करके जो संक्रिया विज्ञान की प्रविधियों को समझा जा सकता है। तो ये भी एक तरह से जैसे प्रायिकता की तरह ये जो मैथमेटिकल जो टेक्निक्स हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये जो है वो इनका प्रयोग करके और संक्रिया विज्ञान की टेक्निक्स में इनका प्रयोग होता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का। और उसके बाद में बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उनके बारे में निर्णय लिया जाता है, नियोजन या प्लानिंग की जाती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक तरह से बेस का काम करती हैं संक्रिया विज्ञान की टेक्निक्स के लिए। इसके बाद में अपनाते हैं सीक्वेंसिंग मॉडल्स होते हैं, तो ये भी संक्रिया विज्ञान के भाग ही होते हैं। यानी यहाँ संक्रिया विज्ञान के अंतर्गत जो संक्रिया विज्ञान के लिए जो बेस का काम करने वाली टेक्निक्स और स्वयं संक्रिया विज्ञान की टेक्निक्स, ये दोनों को हम साथ समझ रहे हैं इस रूप में। तो परियोजनाओं को कम समय और लागत में पूरा करने के लिए उनका एक अनुकूलतम अनुक्रमण, इसको हम कह सकते हैं ऑप्टिमम सीक्वेंसिंग उनकी करनी पड़ती है। तो ये काम जो है वो पार्ट एवं सीपीएम तकनीक के अंतर्गत किया जाता है। और पार्ट एवं सेकेंड के अलावा जो लाइन ऑफ बैलेंस, मशीन सूचयन आदि भी इसके एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण होते हैं, जो कि सीक्वेंसिंग के उदाहरण होते हैं। हम आगे जो चैप्टर्स में पढ़ेंगे ये जो पार्ट एंड सीपीएम टेक्निक है, जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट, डैम वगैरह बनाने के लिए या जो है बड़े बड़े नहरें बनाने के लिए, हाईवेज बनाने के लिए, तो जहाँ पर बहुत अधिक समय और धन खर्च होता है, ऐसी परियोजनाओं के बारे में हम आंख मूंद के निर्णय नहीं ले सकते। और उसके अंदर एक सीक्वेंस होती है उनके अंदर, यानी पहले ये काम होगा, उसके बाद इसके बाद स्टेप बाय स्टेप दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। और उसमें ये नहीं हो सकता कि एक वर्क होने के बाद ही दूसरा वर्क प्रारंभ होता है। और फिर ऐसे कुछ वर्क होते हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उनको तो पहले पूरा करना ज़रूरी होता है, बाकी कुछ को लिंगर ऑन करके साइड में भी पूरे किए जा सकते हैं। तो ये एक सीक्वेंसिंग होती है, वर्क करने की एक क्रम होता है, एक अनुक्रम होता है, और उस अनुक्रम के आधार पर ही है वो आगे की प्लानिंग स्ट्रेटेजी की जाती है। तो ऐसी टेक्निक को जैसे मैंने आपको बताया कि भी पार्ट और सीपीएम और लाइन ऑफ बैलेंस, मशीन सूचयन, ये इसकी टेक्निक्स के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में अगली जो टेक्निक आती है इसके अंतर्गत, जिसको अपन कहते हैं रिप्लेसमेंट मॉडल्स, यानी प्रतिस्थापन प्रतिरूप। ये प्रतिस्थापन प्रतिरूप जो होते हैं ये एक तरह से अपना नाम इसका रिप्लेसमेंट मॉडल है। तो जब इस तरीके के कोई भी ऐसी जो इक्विपमेंट्स होते हैं, कोई जैसे प्लांट मशीनरी है ये, तो ऐसे किसी इक्विपमेंट के जब रिप्लेसमेंट का जब निर्णय लेना हो, अपन व्यवहारिक फील्ड में देखिए कुछ ऐसे उपकरण होते हैं,
कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी सामान या ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि चलते चलते ही वो ख़राब हो गई। मान लीजिए एकदम चल रही है, चलते चलते ख़राब हो गई, तो अब वो उसकी रिपेयरिंग नहीं हो सकती, दैट विल हैव टू बी रिप्लेस्ड। जैसे बल्ब लगा हुआ है, अब बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब तो चलते चलते फ्यूज हो गया, अब उसकी कोई रिपेयरिंग थोड़ी हो सकती है, उसकी जगह दूसरा ही बल्ब लगेगा। तो जब ऐसी स्थिति में जब व्यवहार में होता है तो वो रिप्लेसमेंट के डिसीजन लेने के लिए यहाँ पर दो बातें, एक तो ये होता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ के खराब होने का औसत समय जो है वो कैलकुलेट करना कि भाई औसत रूप से इस वस्तु के खराब होने का समय कितना है या इसकी लाइफ कितनी है। तो ये एक तो बात उस लाइफ को निर्धारित करने का हुआ, और दूसरी बात उसके जो स्थान पर जो रिप्लेस करना है यानी प्रतिस्थापन करने की जो नीति है या कार्य नीति है उसकी बात होती है। तो ये दो जो चीज़ें हैं वो तय की जाती हैं इसके अंतर्गत, और इसके लिए एक्चुअल में जो विश्लेषक होते हैं वो ऐसी प्रकार के उपकरणों के खराब होने का समय का अनुमान लगा लेते हैं और उनके प्रतिस्थापन के लिए वो कार्य नीति बनाते हैं। तो ये इस प्रकार के जो मॉडल्स होते हैं, ये मॉडल एक्चुअल में केवल किसी वस्तुओं के या उपकरणों के खराब होने के स्थान पर उनकी जगह रिप्लेस करने की नीति पर ही काम नहीं करते हैं। इसके अलावा कई बार ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी रिप्लेसमेंट मॉडल को काम में लिया जाता है। कोई सेवानिवृत्त हो गए कर्मचारी, हटाए गए कर्मचारियों की जगह नए श्रमिकों या कर्मचारियों को भर्ती करने में भी इस प्रकार के रिप्लेसमेंट मॉडल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री मॉडल्स, इन्वेंट्री प्रतिरूप। एक्चुअल में इन्वेंट्री प्रतिरूप अपन एक बात को जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक व्यवसायी है, उसने बहुत ज़्यादा स्टॉक है वो इकट्ठा कर लिया, अब आगे डिमांड है नहीं तो स्टॉक की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, तो स्टॉक की कॉस्टिंग बढ़ने का मतलब है कि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी। अगर कोई इंडस्ट्री में बनाने वाला है या अगर वो ट्रेडिंग भी करता है तो व्यवसाय में अधिकांश उसकी कार्यशील पूंजी फंस जाएगी, तो वो पूंजी की लागत बढ़ जाएगी। दूसरी ऐसी पोजीशन के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि जब इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करने के लिए ये टेक्निक इन्वेंट्री मॉडल यूज किया जाता है। इस इन्वेंट्री मॉडल के अंतर्गत जो इन्वेंट्री के या भंडारण के स्तर जो होते हैं वो बहुत लॉजिकली उनको जो है जैसे न्यूनतम स्तर है, औसत स्तर है, अधिकतम स्तर है, ये तैयार किए जाते हैं। तो ऐसे उस भंडारण के स्तर का निर्धारण करना जिससे कि स्टॉक की भी जो है वो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट यानी उसको स्टॉक को प्राप्त करने की लागत, फिर स्टॉक को स्टोर करने की यानी जो स्टोरेज कॉस्ट, और इसके बाद में उसकी जो है वो उसकी जो स्टॉक आउट कॉस्ट जिसको अपन कहते हैं वो कॉस्ट जो है वो स्टॉक आउट कॉस्ट ही कहलाती है, वो जिसको अपन कहते हैं कि ये अप्राप्ति लागत स्टॉक आउट कॉस्ट। तो वो ये जो कॉस्ट है ये कॉस्ट कुल मिलाकर के किसी भी इन्वेंट्री की कॉस्ट होती है ये तीनों, और इन इन्वेंट्री की कॉस्ट को जो है वो ये कुल मिलाकर के किसी प्रोडक्ट की जो टोटल कॉस्ट है या उसको वो बढ़ा या घटा सकते हैं। तो जब डिमांड और सप्लाई की पोजीशन जो होती है उसको ध्यान में रखते हुए यानी स्टॉक का मैनेजमेंट ऐसे किया जाता है कि भी डिमांड इतनी और सप्लाई इतनी है, तो डिमांड और सप्लाई का संतुलन बनाते हुए जो भंडार का स्तर है उसको निर्धारित करने की एक स्ट्रेटेजी होती है और इसी का नाम इन्वेंट्री मॉडल होता है। तो उसमें विभिन्न प्रकार के स्तर वगैरह निर्धारित किए जाते हैं जिससे कि कॉस्टिंग है प्रोडक्ट की निर्माण की न्यूनतम आती है यानी मिनिमम आती है। तो ये इस इन्वेंट्री मॉडल में होता है। इसके बाद में एक आता है एलोकेशन मॉडल। तो एलोकेशन मॉडल एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो है वो साधन अपन जानते हैं सीमित होते हैं, सीमित संसाधन होते हैं। अगर साधन ही असीमित हो तो फिर किसी टेक्निक की आवश्यकता नहीं होती है, कितने काम में लो कैसे काम में लो। लेकिन जब सीमित संसाधनों को विभिन्न परस्पर प्रतिस्पर्धी क्रियाकलापों के अंतर्गत यानी कंपिटिटिव एक्टिविटीज के अंतर्गत जब उनको वितरित करना हो या एलोकेट करना हो, यानी कौन से साधन जो है जो अपने पास अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको किस काम में लगाया जाए। जैसे 2 मशीनें होती हैं तो कौन सी मशीन में कितने घंटे उसके यूज किए जाएं,
तो ऐसी स्थिति में हम जब ये देखना हो कि संसाधन है वो उनका बंटवारा कैसे किया जाए जिससे कि कुल लाभ अधिकतम आए या कुल लागत न्यूनतम आए। तो ये जो टारगेट प्राप्त करने के लिए यानी लाभ को अधिकतम करने और लागत को न्यूनतम करने के लिए उपलब्ध सीमित संसाधनों का परस्पर प्रतिस्पर्धी क्रियाकलापों में अनुकूलतम रूप से आवंटन किया जाता है। तो ऐसे प्रतिरूप को हम एलोकेशन मॉडल कहते हैं। और इसका हमारे सामने सीधा सा एग्जांपल होता है वो लाइनियर प्रोग्रामिंग का होता है, जो कि हम बहुत अच्छी तरह से पीछे पढ़ के आए हैं। उसमें यही काम होता है। तो जब प्रोडक्ट बनाने होते हैं, जैसे कहा कि X1 और X2 दो प्रोडक्ट बनाने हैं, M1 और M2 दो मशीनें हैं, तो फिर किस प्रकार से उनके उपलब्ध घंटों का ऐसे उपयोग किया जाए और उसका उपयोग करते हुए कितने X1 की इकाइयाँ बनाएं और कितनी इकाइयाँ X2 की बनाएं जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो या कॉस्ट न्यूनतम हो। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, इसको बताने वाली जो टेक्निक होती है उसको हम एलोकेशन मॉडल कहते हैं। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए 4 श्रमिक हैं, 5 काम है या 4 काम है, तो जितने श्रमिक हैं उनमें प्रत्येक श्रमिक में कोई काम का बंटवारा करना होता है जिससे कि कुल कॉस्ट कम आए, श्रम लागत कम आए, समय कम लगे। तो ये इसको हम कहते हैं असाइनमेंट मॉडल यानी अधीनासन प्रतिरूप कहलाते हैं। तो ये इस प्रतिरूपण जो एलोकेशन मॉडल के ये एग्जाम्पल्स आपके सामने है जिसका अपन अध्ययन कर चुके हैं पीछे, इनको हम एलोकेशन मॉडल्स कहते हैं। प्रतिस्पर्धा प्रतिरूप जो होता है इसको हम कम्पिटिटिव मॉडल्स कहते हैं। प्रतिस्पर्धा चाहे बात सीधी सी है कि कंपटीशन चाहे युद्ध के मैदान में हो, चाहे वो खेल के मैदान में हो, चाहे वो व्यावसायिक जगत में हो, तो अपने प्रतिस्पर्धी को मात देने के लिए जो तकनीकों का प्रयोग करता है, जिसका अपना एक क्रीड़ा सिद्धांत इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल होता है, जिसके अंतर्गत इस टेक्निक के अंतर्गत ये बातें हैं उसका यूज किया जाता है। मतलब जो क्रीड़ा सिद्धांत का इसके अंतर्गत हम एक एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हैं कि हम संक्रिया विज्ञान की इस टेक्निक को, क्रीड़ा सिद्धांत की टेक्निक को इसके अंदर अध्ययन करते हैं। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत या प्रतिरूप है जिसका नाम है कतार प्रतिरूप यानी क्यूइंग मॉडल। ये कतार प्रतिरूप भी संक्रिया विज्ञान की एक महत्वपूर्ण तकनीक होती है छात्रों। ये इस टेक्निक को भी अपन संक्रिया विज्ञान की इस टेक्निक का अध्ययन भी हम आगे के कुछ चैप्टर्स में करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट विधि है जब निर्णय बड़ी अनिश्चितता के रूप में लेनी हो, जब किसी सेवा केंद्र के ऊपर आने वाली इकाइयाँ बड़े अनंत समग्र से आती हैं, इनफाइनाइट पॉपुलेशन से जब वो यूनिट्स आती हैं, तो उन आने वाली यूनिट्स को सेवाएं देने के लिए इस कतार प्रतिरूप का प्रयोग किया जाता है। बहुत सिंपल सी एक बात होती है कि हम अगर ये कहें कि जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा सर्विस काउंटर है जो कि जहाँ पर कोई सेवा लेने वाले ग्राहक आ रहे हैं, किसी भी प्रकार की सेवा हो सकती है। जैसे मान लो एक बैंक के अंदर एक कैशियर ही बैठा है, तो उस कैशियर के पास में ग्राहक आ रहे हैं, तो ये कहता है कि भाई ऐसी सिचुएशन जब हो जाए कि हमें ये निर्णय लेना होता है कि जो कैशियर बैठा है वो अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करे। पूरी क्षमता का प्रयोग करने का मतलब ये है कि वो खाली नहीं बैठा है। तो कोई भी सेवा केंद्र जब एक्चुअल में परफॉर्मेंस उसकी देखी जाती है तो उसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो होती है कि ग्राहकों की इतनी लंबी कतार नहीं लग जाए कि ग्राहकों को सेवा नहीं मिल पा रही है, अकेला व्यक्ति है, उस पर इतना भार पड़ रहा है कि उसकी जो सेवा करने की जो क्षमता होती है उससे ज़्यादा ग्राहकों की आने की दर होती है, तो एक बहुत बड़ी लंबी कतार लग जाएगी। और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि ग्राहक, आजकल कंपटीशन का मार्केट है, तो ये वहाँ से छोड़ कर किसी दूसरी बैंक में खाता खुलाएगा, वहाँ चला जाएगा। तो ऐसी रिस्क से की स्थिति में वो ये निर्णय लेना पड़ता है कि भाई उनका जो वेटिंग टाइम है कस्टमर्स का वो कम आए। वेटिंग टाइम कम कब आएगा? जब उनको सेवा जल्दी मिलेगी। अब सेवा जब जल्दी मिलेगी तो वो कब मिलेगी? या तो वो खाली बैठा है, कुछ समय तो आते ही उसको सेवा मिल जाएगी ग्राहक को, या वो इतनी क्षमता से काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्विस सेंटर की वो लागत भी बढ़ जाएगी। तो
ऐसा भी नहीं है कि वो खाली बैठा रहे, और ऐसा भी नहीं है कि वो इतना व्यस्त हो जाए कि उसके बस की बात ही नहीं हो और ग्राहकों की बहुत बड़ी लंबी कतार लग जाए। तो एक बीच का संतुलन स्थापित करने के लिए, यानी सेवा केंद्र की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग, यानी उसका अनुप्रयुक्त अनयूटिलाइज्ड रहने का कम समय, और साथ ही ग्राहकों की प्रतीक्षा का समय कम हो, ये दोनों बातें पॉसिबल बनाने के लिए ये जो मॉडल है जिसका नाम हम कतार सिद्धांत या क्विंग मॉडल कहते हैं, उसका उपयोग इसके अंदर किया जाता है। तो इससे निश्चित रूप से जो सेवा केंद्र की लागतें हैं वो कम होंगी और ग्राहक भी इससे नियंत्रित रहेंगे, उनका अनुशासन है वो कायम रहेगा। और नेक्स्ट इसका है अनुरूपण प्रतिरूप, जिसको हम सिमुलेशन मॉडल कहते हैं। ये सिमुलेशन मॉडल एक्चुअल में एक काल्पनिक अंकों का एक मॉडल होता है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि जब वास्तविक समंकों के आधार पर निर्णय लेना असंभव हो जाए, यानी हमारे पास एक्चुअल डाटा है ही नहीं, वास्तविक जांच हम कर ही नहीं सकते, या पॉसिबल ही नहीं है, या इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है कि वो व्यवहारिक नहीं है, तो फिर कल्पनाओं की उड़ान भरते हैं और कुछ कल्पनाओं कुछ आधार पर कुछ काल्पनिक आंकड़े बनाते हैं और फिर उसके बाद में उसका निर्णय लेते हैं। तो इसको हम सिमुलेशन मॉडल कहते हैं। तो ये एक तरह से घोर अनिश्चितताओं की स्थिति में चरों के एक प्रायिकता बंटन तैयार किए जाते हैं और इन प्रायिकता बंटनों के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं या नियोजन किया जाता है। और लास्ट मोंटे कार्लो विधि, ये तो एक्चुअल में अनुरूपण का ही एक काइंड है, एक रूप है, एक प्रकार है। मोंटे कार्लो अनुरूपण विधि ये इसी का है, निरूपण विधि का एक प्रतिरूप है। इसको अलग लिख दिया है, लेकिन इसको दिखाने की आवश्यकता भी नहीं है, हम इसको अनुरूपण के अंतर्गत ही कह सकते हैं। इस मोंटे कार्लो के अंतर्गत सिर्फ इतना ही है कि इसके अंतर्गत जो है वो एक तरह से एक रैंडम नंबर जो है वो रैंडम नंबर जनरेटर्स का यूज किया जाता है, जिसका नाम है रैंडम नंबर जनरेटर्स का। तो वो रैंडम नंबर्स होते हैं, या जिसको हम यादृच्छिक अंक बोलते हैं, वो प्रायिकता के आधार पर एक यादृच्छिक अंकों की एक तालिका होती है, शुरू से लेकर के 0 से लेकर के और हो सकता है 100 तक जैसे हो। तो वो यादृच्छिक अंकों की एक तालिका होती है, उसका यूज करके एक प्रायिकता बंटन बनाया जाता है, तो वो मोंटे कार्लो विधि हो गई। और अनुरूपण तो एक्चुअल में काल्पनिक अंकों के आधार पर बनाए गए प्रायिकता बंटन होते हैं, और इन प्रायिकता बंटन से ही जो है वो एक नियोजन किया जाता है, किसी चीज के बारे में अनुमान लगाया जाता है। तो इसको अपन अनुरूपण प्रतिरूप और मोंटे कार्लो तकनीक का नाम देते हैं। इस प्रकार से ये जो कुछ टेक्निक्स आपके सामने हैं, जो कि हम संक्रिया विज्ञान के अंतर्गत इन टेक्निक्स को अध्ययन करते हैं और एक प्रॉपर प्लानिंग बनाते हैं, इसलिए इसका नाम प्लानिंग से स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और ओवर स्टडी को कंबाइंड किया है। तो ये एक टेक्निक्स हैं प्लानिंग की ओवर स्टडी में। तो इन टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग के अंतर्गत मुख्य रूप से जैसे अपन ये कहा कि अपन एक मोटे तौर पर अगर कहें, जो कि आपकी संक्रिया विज्ञान की टेक्निक्स के अंदर चैप्टर्स भी दिए गए हैं, वो जैसे आपका अपन ने देखा कि भाई एक लीनियर प्रोग्रामिंग है, असाइनमेंट मॉडल्स हैं, गेम थियरी है, क्विंग थ्योरी है, इसके अलावा आपके जो आए अभी अपन के पर्ट एंड सीपीएम है, मोंटे कार्लो है, सिमुलेशन में टेक्निक है। तो ये मोटे तौर पर ये इस तरीके की जो मॉडल्स हैं, इनका सब का अध्ययन अपन इस ऑपरेशन रिसर्च या संक्रिया विज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं। आगे के चैप्टर में जैसे अपने अभी दो मुख्य रूप से टेक्निक्स जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग और जो है वो अपन ने असाइनमेंट मॉडल्स, ये 2 मॉडल अपन ने देखे थे। नेक्स्ट में अपन गेम थ्योरी वगैरह है वो अपन लेंगे, नेक्स्ट यूनिट में आपकी गेम थ्योरी होती है, क्विंग थ्योरी या क्विंग मॉडल होता है, वो अगली यूनिट के अंतर्गत इनका अध्ययन करेंगे। तो इनका एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये टेक्निक्स जो हैं वो अपने बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज और प्रैक्टिकल फील्ड में बड़ी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़ी परियोजनाएं होती हैं, जिनमें बहुत अधिक समय और साधन और समय और लागत और साधन ये लगते हैं, वहाँ पर निर्णय बड़े ही साइंटिफिक वे में लिए जाते हैं। यद्यपि इन सभी निर्णयों का, मोस्टली निर्णयों का आधार अपने भूतकालीन समंक होते हैं, जो पास्ट डाटा होते हैं, लेकिन उन डाटा का जो एनालिसिस होता है वो
बड़े स्ट्रेटेजिकली एनालिसिस किया जाता है, जिसमें बहुत सी टेक्निक्स का यूज करते हुए। तो सिंपल बात है कि ऐसे निर्णय जो लिए जाते हैं वो निर्णय बहुत ही तार्किक दृष्टि से और बुद्धिमत्तापूर्वक होते हैं, और वो लॉजिकली तथ्य के नज़दीक प्राय होते हैं औसत रूप से, जिससे कि लागतें कम आती हैं, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, प्रतिस्पर्धी में विजय पाते हैं। तो ये इसीलिए इनकी उपयोगिता होती है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। मैं फिर आपको रिमाइंड करवा देता हूँ प्रिय छात्रों, आपको जो कुछ भी ये नोट्स आपको दिए जा रहे हैं वो सभी आपको PDF के रूप में जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।